एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कौन कौन से डेरिवेटिव हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। सो ये हमने पहले कर लिया था, एक ओवरऑल आपको व्यू दे देती हूँ। बेंजीन जो था वो आइसोलेट जब हुआ था तो उसकी स्मेल जो थी बहुत ही डिफरेंट थी बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो इसीलिए उस स्मेलिंग के बेस पे, उसके ऑर्डर के बेस पे उसको एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया। तो ये आइसोलेट हुआ था एक ऑयली रेजिड्यू से, और किसी लंदन की किसी जगह पे माइकल फैराडे ने इसको आइसोलेट किया था। जब आइसोलेट हुआ था तो सिर्फ इतना पता था कि इसकी एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, जिसकी जो एक डिफरेंट ऑर्डर है अब तक के जो सिंथेसाइज हो चुके हैं, तब तक के जो सिंथेसाइज हो चुके थे कंपाउंड्स, उनसे डिफरेंट ऑर्डर है, इसीलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड में कंसीडर कर दिया अरोमा की वजह से। इसके फर्दर स्टडीज में ये पता चला कि जो बेंजीन है ये इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि बेंजीन जो है वो एल्कीन की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस कैरिड आउट किए गए, बहुत सारे रिएक्शंस प्रोसेस में बेंजीन को इन्वॉल्व किया गया, और ऐसी रिएजेंट्स यूज किए गए जिनके साथ एल्कीन जो था रिएक्ट करता था, और देखा गया कि क्योंकि बेंजीन में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, इसीलिए देखा गया कि क्या बेंजीन भी एल्कीन की तरह ही उन रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। सो बहुत सी रिएक्शंस करने के बाद ये पता चला कि 6 कार्बन है इसमें, 6 हाइड्रोजन है, इसका मॉलिक्यूल फार्मूला C6H6 है। तो उसके बेसिस पे जो कैक्यूल साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट मॉडल दिया था, कैक्यूल मॉडल ऑफ बेंजीन। उन्होंने बताया था कि 6 मेंबर्ड रिंग है, और 6 मेंबर्ड रिंग होने के बाद इसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। मतलब एक कार्बन अगर फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है, फर्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड होगा, फिर थर्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, फोर्थ कार्बन डबल बॉन्ड होगा। मतलब एक जगह छोड़ के पहले सिंगल डबल सिंगल डबल। उसने कहा था कि ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद उसने कहा था कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं इस रिंग में, वो इतने ज़्यादा मतलब वो उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो शिफ्ट हो सकते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड पोजीशन पे, जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शो करती है। तो उसने रेजोनेंस का कंसेप्ट दिया था कि बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो अगर हम देख लें कि बेंजीन का फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो उसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसमें वो चेंज हो जाएगा, उसमें जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती रहती है। तो उसने कहा था कि एक जो बेंजीन एग्जिस्ट करता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन के राइट साइड डबल बॉन्ड है। तो उसने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम राइट वाली या लेफ्ट वाली इंडिविजुअल उनको हम आइसोलेट कर सकेंगे, आइसोलेट करना उनको डिफरेंट है, क्योंकि वो एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। उसके बाद उसकी ड्रॉबैक उसने सिर्फ इतना ही बताया अपने मॉडल में, जिसकी वजह से उसकी ड्रॉबैक निकली। ड्रॉबैक यही थी कि अगर उसके पास डबल बॉन्ड है, बेंजीन के पास अगर डबल बॉन्ड है, तो वो एल्कीन की तरह बिहेव क्यों नहीं करता। तो अगर हम बेंजीन, जैसे उन्होंने कहा फर्स्ट है, इफ बेंजीन कंटेन 3 डबल बॉन्ड व्हाई डजंट इट शो द रिएक्शन टिपिकल ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन में भी डबल बॉन्ड है, बेंजीन में भी। तो क्वेश्चन पहला यही अराइज हुआ जब उसने मॉडल दिया कि एल्कीन की तरह वो रिएक्शंस क्यों नहीं देता। उसके बाद जब हम बेंजीन को ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं, इन केस ऑफ एल्कीन, अगर एल्कीन ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, तो मान लो इथीन रिएक्ट करवा रहे हैं 2 कार्बन वाली, तो इथीन अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों कार्बन के ऊपर ब्रोमीन अटैच हो सकता है, अटैच हो जाता है, वो डाई ब्रोमो इथीन बन जाता है, डाई ब्रोमो इथेन, सॉरी। तो उसने कहा कि बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड है, तो अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड है तो उसके बाद ये हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन क्यों नहीं बन जाता। क्योंकि पिछले जो रिएक्शंस उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले एक ही पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होगा, उसके बाद जो ब्रोमो बेंजीन होगा वो फर्दर रिएक्ट करके 3 तरह के आइसोमर बना देगा। मतलब 3 पोजीशन पे 3 स्ट्रक्चर्स हमारे पास ऐसी आएंगी जिसमें ब्रोमीन अटैच होगा।
तो इन्होंने कहा था कि 6 पोजीशन पे 6 ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, मतलब 6 ही कार्बन के साथ ब्रोमीन क्यों नहीं अटैच हो सकता। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है, एडिशन रिएक्शंस क्यों नहीं देता। तो इस जो ये वाला जो हमारा था मॉडल, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए सेकंड मॉडल आया, ऑर्बिटल ओवरलैप मॉडल ऑफ बेंजीन। ये हम उस दिन स्टार्ट कर रहे थे, जो पीछे मैंने आपको बताया वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी जो थी उसने कंसेप्ट लिया रेजोनेंस का और हाइब्रिडाइजेशन का। ये किसने दिया था सबसे पहले? The concept of hybridization of atomic orbital and theory of resonance developed by Linus Pauling in 1930s provided the first adequate description of structure of benzene। तो अब स्ट्रक्चर बेंजीन की स्टडी करने के लिए दो चीज़ों पे काम करना शुरू हुआ। एक कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन का, और दूसरा उन्होंने स्टडी किया थ्योरी ऑफ रेजोनेंस को। फिर उन्होंने कहा कि जो कार्बन स्केलेटन है बेंजीन का, उसका हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, उसका बॉन्ड एंगल 120 है, और 120 बॉन्ड एंगल अगर होगा तो कार्बन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। हमें पता है कि कार्बन एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और एल्काइन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। और हमें ये भी पता है कि sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन वाली कार्बन जो है वो बॉन्ड एंगल उनका डिफरेंट होता है। तो उन्होंने यही कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। उन्होंने कहा है कि ईच कार्बन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड टू डिफरेंट टू adjacent carbons by the overlap of sp2 hybridized orbital and one sigma bond to hydrogen by overlap of sp2 1s orbital। ओके, तो जो हमारे पास कार्बन कार्बन, अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा और दो बॉन्ड जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उन्होंने कहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, और जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा वो sp2 और 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल जो है वो कार्बन का है, 1s ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन का है, उसकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के बीच बनेगा, और वो बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड ही होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एक्सपेरिमेंटली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि बेंजीन की जो सभी कार्बन हैं उसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम की है, और जो ईच कार्बन आल्सो हैज अ सिंगल अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल दैट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड, अगर अनहाइब्रिडाइज्ड की बात करें, अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब जैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही अगर उसकी बात करें, तो हमें पता है कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो अगर हम 6 एटॉमिक नंबर वाले कार्बन, अगर हम इसकी फिलिंग की बात करें, फिलिंग की बात करें तो क्या होता है 1s2 2s2 2p2 ऑर्बिटल्स अगर फिल करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p2। हमें पता है जो 2 वाला p ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड, जैसे पिछली बार भी बताया था कि एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसमें क्या होता है, हम जो अनहाइब्रिडाइज्ड थिंग्स है, जो उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उस वाले हम ऑर्बिटल को थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे और ऑर्बिटल क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एक्साइटेशन होने के बाद जो 2s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होके 2p2 में चला जाएगा, जिसकी वजह से 2p ऑर्बिटल में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद है these 6 2p orbitals lie perpendicular to the plane of ring and overlap to form a continuous pi cloud encompassing all 6 carbons। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो 6 p ऑर्बिटल्स हैं, जैसे 6 कार्बन हैं तो 6 p ऑर्बिटल हैं, 6 का हर एक कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है,
और 6 कार्बन के साथ 6 हो गए p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। वो एक प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, रिंग के परपेंडिकुलर हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है और 6 के 6 कार्बन क्या होते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द पाई सिस्टम ऑफ अ बेंजीन रिंग lies in one torus, the donut shape region above the plane of ring, and a second torus below the plane of ring। ये हम अगली स्ट्रक्चर में देखेंगे। ये देखो स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये देखो, इसमें एक जो है अबब है और दूसरा एक रेड वाला है, एक ब्लू वाला है। जैसे इसमें ही देख लो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, इसमें जो रेड वाले हैं वो अबव द प्लेन है और जो ब्लू वाले हैं वो बिलो द प्लेन है। जिसमें कहा है अ सिंगल पी ऑर्बिटल, ये आपको शायद क्लियर नहीं दिखाई देगी, अ सिंगल पी ऑर्बिटल डिफरेंट फेजेस शोन इन रेड एंड ब्लैक। The lowest energy molecular orbital for benzene has all the p orbital combining in phase। नेक्स्ट मॉडल है दी रेजोनेंस मॉडल ऑफ बेंजीन। इसमें क्या हुआ, इसमें रेजोनेंस और उसके हाइब्रिड्स के ऊपर बात हुई बेसिकली। द थ्योरी रिप्रेजेंट बेंजीन एज अ हाइब्रिड ऑफ टू इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफन रेफर्ड टू एज केक्यूल स्ट्रक्चर्स। तो उन्होंने कहा, जैसे केक्यूल ने भी सबसे पहले रेजोनेंस की ही बात की थी, उसने कहा था कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन की, लेकिन किसी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को आइसोलेट कर पाना बहुत मुश्किल है, और जो डबल बॉन्ड है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट होते रहते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो एग्जिस्ट होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जैसे अगर इस सबसे पहले इसकी बात करें, इसमें एक स्ट्रक्चर में है 3 पोजीशन यहाँ, सेकंड पोजीशन यहाँ, थर्ड पोजीशन वहाँ, और दूसरी स्ट्रक्चर क्या है, ये पोजीशन डबल बॉन्ड की शिफ्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो है, मान लो ये वाला फर्स्ट कार्बन है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ, और ये वाला फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ कार्बन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम देखते हैं फर्स्ट कार्बन के राइट हैंड साइड पे डबल बॉन्ड है, लेकिन दूसरी स्ट्रक्चर में क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बताना बहुत मुश्किल है कि डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन के किस साइड पे मौजूद है, इसीलिए उन्होंने इसकी एक कॉमन स्ट्रक्चर दे दी बेंजीन के साथ, और बीच में क्या लगा दिया, एक सर्कल लगा दिया, जिसका मतलब है डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकते हैं। So each cation structure makes an equal contribution to the hybrid। तो हर एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो कैक्यूल ने हर एक स्ट्रक्चर बताई, वो उसका हाइब्रिड का ही पार्ट है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नीदर सिंगल नॉट डबल बट समथिंग इंटरमीडिएट। तो इस मॉडल ने ये भी कहा कि कार्बन, जैसे हमने कहा कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन में से 3 के पास डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्डेड है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी कार्बन जो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जितने भी हैं बेंजीन में, ना तो वो सिंगल है ना वो डबल है, वो समथिंग इन बिटवीन है, इंटरमीडिएट है। So it is concluded that neither of these contributing structure exist, and actual structure is a superposition of both, but it becomes a use to a single contributing structure to represent this molecule because it is as close as we can come to an accurate structure within the limitations of classical Lewis structure। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सुपर इम्पोजेबल
इमेज है। नेक्स्ट इसने डिस्कस की रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। इस मॉडल ने, रेजोनेंस मॉडल ने डिस्कस किया रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। सो इसने कहा कि रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन अ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड इट्स मोस्ट स्टेबल हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो दो चीज़ों की बात हुई एक तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितनी भी हैं, अगर उसमें से हम एक स्ट्रक्चर ले लें, और दूसरी कौन सी स्ट्रक्चर लें, दूसरी हम लें जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, तो उन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी। सो वन वे टू एस्टिमेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन is to compare the heats of hydrogenation of cyclohexene and the benzene। सो अगर हमें एस्टिमेट लगाना हो कि रेजोनेंस एनर्जी जो क्या है बेंजीन की वो कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे साइक्लोहेक्सीन और उसकी क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे। हाइड्रोजिनेशन करने के बाद हम वो हीट मेजर करेंगे। सो बेंजीन कैन बी मेड टू अंडरगो हाइड्रोजिनेशन अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। In the presence of transition metal catalyst, hydrogen readily reduces cyclohexene to cyclohexane। तो डिफरेंस करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे साइक्लोहेक्सीन की और फिर हाइड्रोजिनेशन करेंगे बेंजीन की। जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे उसकी रेजोनेंट एनर्जी के साथ। सो ऑन द अदर हैंड बेंजीन इज रिड्यूस्ड वेरी स्लोली टू साइक्लोहेक्सेन अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। तो उसने कहा कि साइक्लोहेक्सीन जो है उसकी हाइड्रोजिनेशन इजीली हो जाएगी, लेकिन बेंजीन है उसके लिए एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होंगी। तो यहाँ पे लिखा है इट इज रिड्यूस्ड मोर रैपिडली व्हेन हीटेड एंड अंडर अ प्रेशर ऑफ सेवरल 100 एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए, और दूसरा स्ट्रक्चर में क्या है, बेंजीन है, निकल कैटालिस्ट है, हाइड्रोजिनेशन करने के बाद ये क्या बनाता है, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है एरोमेटिक करेक्टर एंड हक्कल रूल। एरोमेटिक करेक्टर कैसे अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो एरोमेटिक है या नहीं। और दूसरा हक्कल रूल की स्टडी करनी है। सबसे पहले ये क्यों ज़रूरत पड़ी एरोमेटिसिटी की या फिर इसकी स्टडी की। मैनी अदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बिसाइड बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव शो एरोमेटिक करेक्टर। अब देखो बेंजीन को एरोमेटिक इसलिए बताया गया क्योंकि उसका ऑर्डर जो था वो डिफरेंट था, तो उसको एरोमेटिक कैटेगरी में इंक्लूड किया गया, एरोमेटिक कैटेगरी बनाई गई और उसमें बेंजीन को नेम दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ और मॉलिक्यूल्स भी थे बेंजीन के अलावा जो एरोमेटिक करेक्टर शो कर रहे थे, एंड दे कंटेन हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड से होता है। सो बट फेल टू अंडरगो कैरेक्टरिस्टिक एल्कीन एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो बेंजीन की तरह ही थे, डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट था, लेकिन वो क्या करते थे, एल्कीन की रिएक्शन शो नहीं करते थे, सिंपल एल्कीन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो है उनकी हो नहीं पाती थी। तो हक्कल जो साइंटिस्ट थे, एरिच हक्कल, उन्होंने ये 1930s में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उन्होंने क्या किया, क्राइटेरिया दिया है, कुछ कंडीशंस थी कि अगर ये कंडीशंस कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने की, द मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, मतलब इट शुड बी इन अ रिंग। तो सबसे पहले उन्होंने कंडीशन दी कि मॉलिक्यूल जो साइक्लिक होना चाहिए, रिंग में होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे एरोमेटिक है। ओपन चेन वाला कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता, साइकिल में होना चाहिए उसकी स्ट्रक्चर। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी कि ऑल दी एटम ऑफ अ रिंग शुड बी इन वन प्लेन। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, एक ही प्लेन में सभी एटम होने चाहिए, या तो एक्स प्लेन में या वाई प्लेन में या जेड प्लेन में, एक ही प्लेन में होने चाहिए। सबसे पहले थर्ड रूल था, द मॉलिक्यूल शुड बी फुली कंजुगेटेड। मॉलिक्यूल कंजुगेटेड होना चाहिए, मतलब p और 2p ऑर्बिटल सभी एटम के पास होने चाहिए। p ऑर्बिटल होना चाहिए, 2p ऑर्बिटल होना चाहिए, या तो p या 2p, मतलब ये ऑर्बिटल होने चाहिए। सिर्फ s ऑर्बिटल वाले जो हैं उनको नहीं कंसीडर करेंगे हम। फोर्थ उन्होंने दी कंडीशन, द मॉलिक्यूल शुड हैव 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज द नंबर ऑफ रिंग। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ रिंग, कितनी रिंग्स प्रेजेंट है। सो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो था उसको दिया गया, उसको बोला गया हक्कल रूल।
So 4n plus 2 are not a formula which apply to see the molecule is aromatic. It is a formula that tell the number are in a magic series. If pi electron value matches are any number in this series, तो सबसे पहले एक मैजिक सीरीज थी 2, 6, 10, 14, 18, 22. तो ये जो था जैसे 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18 एंड 18 + 4 22. तो 4 का डिफरेंस है सभी में. तो ये सीरीज को क्या दिया, मैजिक सीरीज का नंबर. तो उन्होंने क्या 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम अप्लाई करते हैं और उसमें से अगर जो है नंबर मैच करता है इस सीरीज में से, जो रिजल्ट आएगा अगर वो इस मैजिक सीरीज में से किसी एक नंबर को मैच करेगा तो मतलब कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है. तो ये उसकी कैपेसिटी हो सकती है एरोमेटिक होने की. सो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो प्रोडिक्ट करते हैं एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक बिहेवियर. सबसे पहले इन फर्स्ट केस द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक प्लानर विद इवन वैल्यू ऑफ ए वैल्यू. अब दूसरा फॉर्मूला A = पाई बी प्लस EP + 1. 1 इज कॉन्स्टेंट. पाई बी मतलब पाई बॉन्ड्स कितने हैं, EP मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर आउटसाइड और एडजेसेंट टू रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं. द सिस्टम विच कैन अंडरगो डीलोकलाइजेशन. सो नेगेटिव चार्ज विल कंसिडर वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर उसने कहा कि अगर कंपाउंड हम ऐसा ले रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए एरोमेटिसिटी जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव चार्ज को हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करेंगे. तो पाई बॉन्ड कितने हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं उस रिंग के बाहर +1. तो ये फॉर्मूला है ए वैल्यू निकालने का. नेक्स्ट है एरोमेटिक बिहेवियर. सो इफ द वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट एज इवन नंबर. अब उसने कहा कि एरोमेटिक बिहेवियर कैसे पता चलेगा, अगर ए की वैल्यू है जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, पीछे फॉर्मूला पढ़ा है जो अगर वैल्यू जो है इवन नंबर आएगी तो मतलब कंपाउंड जो है हमारा वो क्या है, एरोमेटिक है. अगर वैल्यू ए की ऑड नंबर आएगी तो कंपाउंड क्या है, तो हम कहेंगे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है. एरोमेटिक अगर इवन वैल्यू नंबर आएगा ए का, इवन नंबर ऑफ ए, देन इट विल बी एरोमेटिक. अगर ऑड नंबर आएगा तो मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है. तो स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा. तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक स्टेबल होगा, उसके बाद क्या होगा, एंटी एरोमेटिक स्टेबल होगा. सो रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में ये ऑर्डर क्या है, रिवर्स है. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, उससे कम रिएक्टिव नॉन एरोमेटिक होगा, उससे कम रिएक्टिव एरोमेटिक होगा. मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक है इसीलिए वो सबसे कम रिएक्टिव है, और सबसे ज्यादा सबसे कम स्टेबल है एंटी एरोमेटिक इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है. तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे स्टेबल होगा वो रिएक्शन देगा ही नहीं क्योंकि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में भी स्टेबल है, और जो कम स्टेबल होगा वही रिएक्शन देगा क्योंकि कम स्टेबल वाले कंपाउंड को ही होगा कि मैं जल्दी से एक का स्टेबिलिटी गेन कर लूँ, अपनी स्टेबल पोजीशन गेन कर लूँ. तो हक्कल रूल जो है ये वाला जो हक्का रूल था इसको स्टडी किया है, फर्दर स्टडी किया है एक और शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में. सॉरी टाइम ले रहा थोड़ा. ओके 6 तो यहाँ पे कुछ फीचर्स
उसी का मॉडल्स को लेके कुछ फीचर्स बताए गए हैं। बॉन्ड लेंथ कितना है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसके बारे में बात की गई है। स्ट्रक्चर प्लेनर है, सभी कार्बन के साथ के पास पी ऑर्बिटल है, हमें पता है क्योंकि पी ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग फॉर्मुलेशन के लिए ज़रूरी है। मैक्सिमम बॉन्डिंग तब होगी जब बेंजीन जो क्या है प्लेनर स्ट्रक्चर में होगा, पाई क्लाउड फॉर्मेशन बेंजीन में होगा। सो एरोमेटिसिटी एंड हक्कल रूल। सो हक्कल रूल जैसे हमने पीछे भी दूसरी स्लाइड में देखा है, हक्कल रूल ने एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल को डिवाइड करने का बताया, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ये देखो, सबसे पहले उन्होंने बताया, फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लें, फर्स्ट एग्जांपल ये वाली, तो हमें पता है कंपाउंड जो एटम्स हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एटम sp2 ऑर्बिटल एटम्स के पास है, बट क्या है sp2 कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो डबल बॉन्ड बनाता है वो डबल बॉन्ड बनता ही p ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से है, मतलब जिसके पास p ऑर्बिटल होगा वो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो p ऑर्बिटल तो यहाँ पे है, बट क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो फर्स्ट ही कंडीशन क्या थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। थर्ड उसने कहा, अगर ये वाली स्ट्रक्चर देखें उसने, अब ये देखो ये स्ट्रक्चर तो साइक्लिक है, साइकिल है, लेकिन क्या है यहाँ पे ये इस वाले उसके पास p ऑर्बिटल नहीं है, p ओवरलैप यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इस एटम के पास क्या है, ये एटम नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। थर्ड देखो बेंजीन की एग्जांपल ली है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और साइकिल भी है, इसीलिए इसको क्या होना चाहिए, इसको एरोमेटिक होना चाहिए, ये क्या है एरोमेटिक है। नेक्स्ट की बात करें, सॉरी ये क्लियर कर दूं पहले, ओके तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4n+2। हाउ टू कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ पे एक रिंग है तो 4n, n की वैल्यू 1 कर दी, और कितने आ गए टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें तो इट हैज 4n+2, इट हैज 4n इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सो इस हक्कल रूल की समरी क्या है, इज द मॉलिक्यूल हैज नॉन sp2 एटम्स, so if the molecule has non sp2 atoms, then how many electrons in the molecule, 4n+2। अगर 4n+2 है तो एरोमेटिक है, अगर 4n+2 नहीं है तो एंटी एरोमेटिक है, अगर उसके पास sp2 एटम्स नहीं है तो वो है नॉन एरोमेटिक। So here are the some example you can calculate also by yourself that if it's aromatic or not. यहाँ पे बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कुछ बेंजीन की दिखाई गई हैं। सबसे पहली है बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल
पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं स्पीशीज, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इनके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कौन से चार्जेस होंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इट डजंट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो उसने कहा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? कोई चीज रिंग से बाहर जाएगी, उसके बाद तभी कोई न्यू चीज जो है वो यहाँ पे अटैच होगी। तो अगर हम फर्स्ट उसकी एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, और यहाँ पे जो H अटैच हुआ था, यहाँ पे पहले H है, ये सारे कार्बन के साथ H अटैच है, सारे कार्बन के साथ H है, इस कार्बन के साथ भी H अटैच है। ये रिटर्न में नहीं है लेकिन अटैच है, लिखते नहीं है हम, लेकिन ये इसका मतलब सभी कार्बन के साथ H अटैच है, क्योंकि तभी कार्बन की चार बैलेंसी पूरी हुई। यहाँ पे 2 बॉन्ड कार्बन ने यहाँ बनाए हैं और एक बॉन्ड ये वाला है, तो ये वाला जो H है ये 4 एक बॉन्ड उसका है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और जो H पॉजिटिव आइन है वो बाहर चला गया। सो इट डजंट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। एडिशन होगी लेकिन तब जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, सब्स्टिट्यूशन होगी, उसके प्लेस पे जाके वो अटैच होगा। लेकिन अगर हम कहें कि अपने आप जाके अटैच हो जाएगा, इसका मतलब ये था, यहाँ पे देखो क्लोरीन के साथ क्या बताया उन्होंने, क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो गया, मतलब यहाँ पे H भी अटैच है, इसका मतलब यहाँ पे H भी अटैच है और क्लोरीन भी आके अटैच हो गया। लेकिन क्या हुआ, कार्बन की चार बैलेंसी पूरी हो गई, तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड हट गया। लेकिन उसने कहा कि ये रिएक्शन होती नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती नहीं है। तो यही है एरोमेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से। उसके बाद हेलोजिनेशन की एग्जांपल दी। हेलोजिनेशन भी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। हेलोजिनेशन होती है, हेलोजिनेशन होगी हेलोजन एटम के पास, जैसे क्लोरीन गैस है हमारे पास, और इन दी प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो कैसे होगी, ये मैकेनिज्म बताया गया है उसका। क्लोरीन जो एटम है, जो 2 क्लोरीन है, उनमें से एक क्लोरीन अटैक करेगा सबसे पहले कैटालिस्ट पे। वो कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट का जो एल्यूमिनियम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो क्लोरीन है वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि क्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो क्योंकि क्लोरीन ने जहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो अब ये वाला जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, जो सेकंड वाला क्लोरीन है उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेगा, ये वाला क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा, और ये वाला क्लोरीन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो एंड वाला है, इसके ऊपर क्या होगा, बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो अटैक कर देगा, मतलब डबल बॉन्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फिर वो जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो जहाँ पे वो अटैच हुआ है उसके अपोजिट कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है खत्म हो गया है अब। तो ये कार्बन क्या बन जाएगा, बेंजीन वाला, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। फिर यहाँ पे होगी शिफ्टिंग होगी यहाँ पे, उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए जो बेंजीन है वो अपने डबल बॉन्ड शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो डबल बॉन्ड जब वो शिफ्ट करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन फाइनल पोजीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से वो जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन वाला वो स्टेबलाइज हो जाएगा, और क्लोरीन जो है अटैच हो जाएगा। सो उन्होंने कहा है कि जो Al3 है वो क्या है, लुईस एसिड है, वो बेंजीन को हेल्प करेगा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने में।
नेक्स्ट उसकी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये हम कल करेंगे। आज हमने उसकी 2 रिएक्शंस कर ली, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके बाद उसकी एग्जांपल क्या की, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कैसे होती है और किसकी प्रेजेंस में होती है। ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस की यहाँ पे बात कीजिए। ल्यूइस एसिड हमें पता है, ल्यूइस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और ल्यूइस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ए से इलेक्ट्रॉन, ल्यूइस का जो कॉन्सेप्ट था वो टोटल एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव से डिफरेंट था। ल्यूइस का जो कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रॉन बेस पे। सो बाकी का जो है वो हम कल करेंगे डिस्कस, इसकी रिएक्शंस। आज हमने सारी थ्योरीज कर ली उसकी। बेंजीन मॉडल की, बेंजीन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कितने मॉडल थे, 3 मॉडल स्ट्रक्चर कर लिए। एरोमेटिसिटी स्टडी कर ली, उसके बाद हक्कर रूल स्टडी कर लिया। बेंजीन की जो रिएक्शंस हैं वो हमने शुरू कर दी, बेंजीन रिएक्शंस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।